धन्यवाद एक बार फिर आपका आज के इस वेबिनार में स्वागत है। सबसे पहला उपकरण इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर सीनियर सिटीजन को हमने चार सेगमेंट्स में, चार भागों में डिवाइड किया है। गारंटीड ऑप्शंस, ऐसे ऑप्शंस जिनमें गारंटीड रिटर्न आता है, जिनमें लिक्विडिटी कहीं कहीं कम ज्यादा हो सकती है लेकिन रिटर्न गारंटीड है। ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं हाईएस्ट गारंटी तो रिटर्न थोड़े कम हो जाते हैं। गारंटीड ऑप्शंस में आपके पास कौन कौन से उपकरण हैं? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो आप सब में बहुत पॉपुलर है, पोस्ट ऑफिस एमआईएस, बैंक फिक्स डिपॉजिट्स या बैंकिंग एनपीएसयू डेट म्यूचुअल फंड्स, इन सब के ऊपर डिटेल में चर्चा अगले 10-15 मिनट में हम करेंगे। इसके अलावा कुछ टैक्स एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल ऑप्शंस हैं जो आपको थोड़ा इन गारंटीड ऑप्शंस के मुकाबले थोड़ा टैक्स बचाने में भी मदद करते हैं। वो कौन से ऑप्शंस हैं? आर्बिट्राज फंड्स, बैलेंस एडवांटेज फंड्स, और अगर आपने हमारी पिछली वेबिनार को ज्वाइन किया तो आप जानते हैं एनपीएस एक ऐसा अक्षय पात्र है जिससे आप जीवन भर खा सकते हो बिना 1 रुपए का टैक्स दिए। जी हाँ, अगर आपने पिछले वेबिनार को मिस किया है तो आप हमारी टीम में किसी से संबंध कर सकते हैं और उस वेबिनार की समरी आप अवेल करा सकते हैं। हमने एनपीएस के ऊपर 1 घंटे की डिटेल्ड चर्चा की थी, किस तरीके से एनपीएस से प्रैक्टिकली आप अपना टैक्स फ्री रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हो और जीवन भर बैठे बैठे खा सकते हो बिना 1 रुपया टैक्स दिए। तीसरी कैटेगरी में आते हैं कुछ थोड़े से और एग्रेसिव ऑप्शंस पर, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, मल्टी कैप, हाइब्रिड, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड या सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स जो म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में आते हैं, या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जिसमें आप 50 लाख या 1 करोड़ रुपए की मिनिमम राशि से शुरुआत करके स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में निवेश कर सकते हो। और इसके बाद आते हैं कुछ नए आधुनिक एग्जॉटिक या हाई रिस्क ऑप्शंस जो अपने आप में नए निवेश के साधन हैं और आपको इनके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। आप उसमें निवेश करें या ना करें ये आपकी रुचि है, लेकिन आपके वो इसके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो एग्जॉटिक ऑप्शंस में क्या है? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, 3 तरीके के एआईएफ्स आज भारतीय बाजार में अवेलेबल है जो ज्यादातर प्राइवेट मार्केट में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड्स पब्लिक मार्केट, यानी जो इक्विटी शेयर या जो बॉन्ड्स मार्केट में लिस्ट हो गए हैं सेंसेक्स में या सॉरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्ट हो गए हैं, लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, उनमें निवेश करते हैं। वहीं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स उन चीजों में निवेश करते हैं जो आज के दिन लिस्टेड नहीं है। भारतीय बाजार में आपको जानकर शायद हैरानी नहीं होगी, अनलिस्टेड मार्केट या एमएसएमई लघु उद्योग में करीब 40,000 से ज्यादा कंपनियां हैं और ये ऐसी कंपनियां हैं जो प्रॉमिसिंग है, अच्छा व्यापार कर रही हैं। आप में से ज्यादातर सरकारी उपक्रम में कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर नियुक्त, सप्लायर्स के तौर पे नियुक्त, ये सारे एमएसएमई कंपनियां हैं जो आपको सप्लाईज हर रोज देती हैं। टॉयलेटरीज से लेकर के डिफेंस के इक्विपमेंट्स तक यही कंपनियां हैं जो हर रोज आपको सर्विस करती हैं। इनमें कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा व्यापार कर रही हैं परंतु वो बिजनेस लिस्टेड नहीं है। उनमें निवेश करने के लिए हम उसे प्राइवेट मार्केट कहते हैं। जब कोई सिक्योरिटी प्राइवेटली अवेलेबल हो तो हम उसे प्राइवेट मार्केट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर या आपको एक दर्पण दिखाने के तौर पर मैं आपको बता सकता हूं कि अगर टोटल हमारी मार्केट की कैपिटलाइजेशन, भारतीय बाजार की मार्केट कैपिटलाइजेशन $4 ट्रिलियन है, तो प्राइवेट मार्केट करीब करीब 50 से 80 बिलियन डॉलर की मार्केट है। 50 से 80 बिलियन डॉलर की मार्केट है। और प्राइवेट मार्केट में उदाहरण के तौर पर किस तरीके की सिक्योरिटीज अवेलेबल है मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारी कंपनी है रत्नी फिनसर्व और रत्नी डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2 कंपनियां हैं। हर कंपनी हर व्यापार को चलाने के लिए रुपए की कैपिटल की आवश्यकता होती है। हमने अपने कैपिटल में निवेश स्वयं किया है, बट इसी तरीके के और बहुत सारे उपक्रम हैं। आज जब हम अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें और कैपिटल की आवश्यकता है जो हम या तो इक्विटी या डेट के फॉर्मेट में ले सकते हैं, परंतु हम लिस्टेड नहीं है और हम अपने परिजनों से या अपने परिचित लोगों से इस डेट को या इक्विटी को प्रोक्योर कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं कि आप मेरी कंपनी के इक्विटी में निवेश करें। आप में से ज्यादातर लोग हमसे पर्सनली परिचित हैं, इसलिए शायद आप हमारी कंपनी में निवेश करने के लिए तैयार भी हो जाएं। जब आप
अपने परिचित राहुल चंडालिया की कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो इसे हम प्राइवेट क्रेडिट के नाम पर कहते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी पब्लिकली लिस्टेड नहीं है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइवेट मार्केट इन इंडिया, और बहुत बड़ा मार्केट है। इसी को हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल फंड्स या गिफ्ट सिटी फंड्स आपने बहुत चर्चा में सुना होगा। ये एक बहुत बड़ा अपकमिंग मार्केट है जिसके जरिए एक नियुक्त और एक वेल रिसर्च्ड प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप विदेशी बाजार में निवेश कर सकते हैं। विदेशी बाजार मतलब यूएस, यूरोप, ताइवान, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, दुबई। यहाँ के कुछ कुछ लिस्टेड बड़े बड़े अच्छे अच्छे उपक्रम हैं जो भारतीय बाजार में अवेलेबल नहीं है। उदाहरण के तौर पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की कोई ऐसी बहुत बड़ी फैसिलिटी फिलहाल फिलहाल आज के दिन भारतीय सरकार बहुत कोशिश कर रही है, और हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग की और इंडिजीनियस चिप डेवलपमेंट पे। बट फिलहाल आज के दिन दिसंबर 2025 में निवेश करने के साधन बहुत लिमिटेड है, और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में आपको निवेश करना है तो ताइवान की एक बड़ी कंपनी है। चिप डिजाइनिंग में आपको कोई कंपनी चाहिए तो वो एनवीडिया है या इंटेल है जो कि यूएस बेस्ड है। सोलर पैनल्स या विंड टरबाइन्स में आपको निवेश करना है तो चाइना सबसे बड़ा बाजार है। रेयर अर्थ माइनिंग में आपको निवेश करना है तो ऑस्ट्रेलिया और चाइना बहुत बड़ा बाजार है। भारतीय बाजार के मुकाबले बहुत बड़ा बाजार है। तो ये कुछ नए उपक्रम ऑप्शंस हैं जो ग्लोबल इन्वेस्टिंग में काउंट होते हैं, और इसमें संकोच करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कैनेडियन पेंशन फंड, यूएस के बहुत सारे पेंशन फंड, मैं पेंशन फंड्स की बात कर रहा हूँ, पेंशन फंड, रिटायरमेंट फंड्स, जैसे आप सबके पास आपका प्रोविडेंट फंड है, लेकिन भारतीय प्रोविडेंट फंड्स, गेल का प्रोविडेंट फंड या एचएल का प्रोविडेंट फंड या भारत डायनामिक्स का प्रोविडेंट फंड या पीएचएल का प्रोविडेंट फंड या एनटीपीसी का प्रोविडेंट फंड विदेशी बाजार में निवेश नहीं करता, परंतु विदेशी प्रोविडेंट फंड्स भारतीय बाजार में कई दशकों से निवेश करते आए हैं, और हम उन्हें FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के नाम से जानते हैं। जी हाँ, तो विदेशी बाजारों में निवेश करना कोई नई परंपरा नहीं है, ये बहुत पुरानी परंपरा है। हम में से कुछ लोगों के लिए ये नई परंपरा हो सकती है, क्योंकि नाउ जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो ये पूरी सृष्टि हमारा एक कुटुंब है, और जहां से अगर ह्यूमन मैनकाइंड को सस्टेन करना है तो इंडिजीनियस प्रोडक्शंस की जगह पे हमें हार्मोनाइज्ड ग्लोबल प्रोडक्शंस के ऊपर आगे अग्रसर होना ही पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा बड़े बड़े शोधकर्ता कहते हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टिंग इज समथिंग विच इज वेरी पॉपुलर नाउ। इसके अलावा अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, प्राइवेट क्रेडिट, रीट, इनविट, क्रिप्टो करेंसीज, स्टेबल कॉइन्स, नॉन फंजिबल टोकन्स, आर्ट, क्राफ्ट, महंगी महंगी घड़ियां, इनमें भी लोग निवेश करते हैं। ये सब निवेश के एग्जॉटिक साधन है। आइए शुरू करते हैं। आज हम अपनी चर्चा को लिमिटेड रखेंगे नॉन एग्जॉटिक ऑप्शंस के यूनिवर्स। एग्जॉटिक ऑप्शंस के ऊपर चर्चा करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा यूनिवर्स है और हर एक प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक है एग्जॉटिक कैटेगरी में। तो आज हम बाकी जो ऑप्शंस हैं, गारंटीड, टैक्स एफिशिएंट और एग्रेसिव ऑप्शंस, इनके ऊपर एक एक करके चर्चा करेंगे। आप चाहें तो मुझे रोक कर जहां मर्जी सवाल कर सकते हैं, अथवा मैं अपनी गति के अनुसार, मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है कि जो मेरी ऑडियंस है वो किस प्रकार की है, तो जिस निवेश के साधन पर थोड़ा ज्यादा चर्चा करने की जरूरत होगी, मैं उसके अनुसार उस पर समय डिवोट करके आगे बढ़ता चलूंगा। कोशिश करूंगा 11:15 से पहले आज के सेशन को खत्म करने का। सबसे पहला उपकरण रिटायर्ड पर्सन के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, बिल्कुल साधारण 8.2% का ब्याज मिलता है। निवेश करते ही क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट होने लगता है। इंटरेस्ट पेमेंट की डेट तय है, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। मैक्सिमम 30 लाख रुपए आप इसमें निवेश कर सकते हो। अच्छी बात यह है, जिस दिन आप निवेश करते हो उस दिन से लेकर के जब तक आपका पैसा इसमें रहता है, आपको
वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर किसी ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आज से 1.5 साल पहले निवेश किया, जब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.8 था, तो उसको आज भी 7.8 मिल रहा है और आगे भी 7.8 ही मिलेगा। लेकिन आप अगर इसमें आज निवेश करते हो तो आपको 8.2% आने वाले आजीवन काल तक मिलता रहेगा। इसकी टेन्योर 5 साल की है। 5 साल के बाद आप इसे 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो और 3 साल खत्म होने के बाद आप इसे वापस से सब्सक्राइब कर सकते हो। उम्र 50, 55 या 60 साल, साधारण तौर पर 60 साल, डिफेंस के लोगों के लिए 50 साल से ऊपर, और डिफेंस के जो लोग हैं उनकी जो जीवन संगिनी है, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी जो वाइस स्पाउस है, उनके लिए भी 50, और कुछ केसेस में वॉलंटरी रिटायरमेंट वगैरह के केस में 55 साल की उम्र पे भी आप इसके लिए एलिजिबल है। इसमें मिलने वाला जो भी इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है। 50,000 से ज्यादा अगर इंटरेस्ट मिलता है, जो कि नॉर्मली नहीं मिल सकता इस केस में, तो वो उसके ऊपर टीडीएस भी एप्लीकेबल है। एक बार के लिए आप मान सकते हो कि इसमें हर एक व्यक्ति के लिए टीडीएस कट के ही आपको पैसा मिलता है। आप इसमें से प्री मेच्योर विड्रॉल ले सकते हो 1 साल के बाद में। आई होप इससे ज्यादा इसके बारे में जानने की और कोई आवश्यकता है नहीं। आगे बढ़ता हूं दूसरे उपक्रम की ओर, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इसमें निवेश करने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी। राहुल जी, थोड़ा रुकाऊं आपको। यस ये जो यस। टीडीएस आपने बताया है, टीडीएस तो हमारा 20,000 करके मिलता है, उसमें टीडीएस काट देते हैं। Yes, so that's what I said कि normally everyone will be paying TDS in this. नहीं नहीं, 50 आपने बोला 50,000 होगा। अच्छा, ये सालाना 50,000 है क्या? Annual 50,000, annual हाँ, 50. तब तो उससे ज्यादा ही है। ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू। Everybody pays TDS in this scheme. So you can claim TDS. Thank you very much for this question. नए इनकम टैक्स नियमों के आधार पर अगर आप नई रेजीम को सेलेक्ट करते हो तो आपके सालाना लगभग 12,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री है। अगर आपको सीनियर सिटीजन पेंशन वगैरह वगैरह मिला के टोटल इनकम 12,75,000 से कम है, तो आप इस पे लगने वाले टीटीएस को इनकम टैक्स फाइलिंग के दौरान वापस क्लेम कर सकते हो। इसके ऊपर डिटेल में अगले शनिवार चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप टैक्स बचा सकते हो, किस तरीके से आप ये 8.2% का इंटरेस्ट टैक्स फ्री अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम 7.4% का इंटरेस्ट है। सिंगल इंडिविजुअल के लिए 9 लाख, जॉइंट अकाउंट के लिए 15 लाख की लिमिट है। 5 साल की इसकी अवधि होती है। प्री मच्योर क्लोजर इसमें अवेलेबल है। बिल्कुल साधारण ऑप्शन है, लेकिन इसमें एक चीज जानने की है। जिस तरीके से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट टैक्सेबल है, उसी तरह पोस्ट ऑफिस एमआईएस से आने वाला इंटरेस्ट भी आपकी स्लैब रेट वाली इनकम में जुड़ता है और ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। इसमें इंटरेस्ट, नाम ही इसका मंथली इनकम स्कीम है, तो आप पोस्ट ऑफिस एमआईएस से लिंक्ड एक पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो और उसमें ऑटोमेटिकली ईसीएस के द्वारा हर महीने इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है 20 इसमें पेमेंट। 5 साल का बाद क्या रिन्यू नहीं होगा? और you can you can go for you may not renew but you can reinvest into this री scheme. इन्वेस्ट री इन्वेस्ट पॉसिबल है ना? Yes, ठीक इस है। स्कीम में तो इंटरेस्ट जो है वो जब जब सरकार चेंज करती है, हाँ, उस समय का मिलेगा, उस समय का मिलेगा। रोटेटिंग इंटरेस्ट रेट मिलता है। ओके ओके। सीनियर सिटीजन में जो आपने इंटरेस्ट रेट फिक्स कर लिया, अगले 5 या 8 साल तक यू कंटिन्यू टू गेट द सेम इंटरेस्ट। बट पोस्ट ऑफिस एमआईएस में आपका इंटरेस्ट रेट जब जब सरकार चेंज करती है तो ये आपका चेंज होता रहेगा। गारंटी सॉवरेन है। आइए बढ़ते हैं तीसरे उपक्रम की ओर, नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस में आप फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हो। 4 ऑप्शंस हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल, जिनमें 6.9 से लेके 7.5% तक का इंटरेस्ट मिलता है। अगेन, इसमें भी निवेश करने की कोई लिमिट नहीं है। इंटरेस्ट इसमें क्वार्टरली कंपाउंड होता है और आप मैच्योरिटी पे इसको कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ ले सकते हो। प्री मैच्योर विड्रॉल करने पर
अलग अलग तरह की इसमें पेनल्टी लगती है। 1% से लेकर 2% तक की पेनल्टी है, लेकिन आप वो पेनल्टी दे करके इससे पैसा प्री मेच्योर अवेलेबल करा सकते हो। इस केस में भी टीडीएस अवेलेबल है। मान लेते हैं कि अगर कोई 20-25 लाख रुपए से ज्यादा इस ऑप्शन में निवेश करता है, तो उसके केस में भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा। मेच्योरिटी पर जब मूल राशि और इंटरेस्ट आपको एक साथ मिलता है, तो सरकार उसमें से टैक्स कट करके, टीडीएस कट करके, बाकी नेट आपको पेमेंट करती है। आप जब आईटीआर फाइल करते हो, तो आप उसमें उसको वापस क्लेम कर सकते हो। तो ये था पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट। ये तीन उपक्रम बिल्कुल साधारण थे। आइए अब डिस्कस करते हैं एक और नए उपक्रम के बारे में, बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स। पीछे जो हमने तीन उपक्रम डिस्कस किए, ये सब गवर्नमेंट गारंटीड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप इन सब से वाकिफ हैं। एक और नया उपक्रम है बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स, जिससे आप, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हो, तो आप सब आज के दिन बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो। कल सुबह हमने एक महारत्ना कंपनी में यहाँ गुड़गांव में सेमिनार किया था रिटायर होने वाले लोगों के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी, उसमें करीब करीब 65-70 लोग थे जो रिटायर होने वाले थे। उनमें से एक को भी बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड की जानकारी ही नहीं थी। उन्हें ये पता ही नहीं था कि ये बैंकिंग एंड पीएसयू नाम के एक म्यूचुअल फंड होता है, जो सिर्फ बैंक या सरकारी कंपनियों के बॉन्ड्स में निवेश करता है, जिसमें 6 से 7% का इंटरेस्ट मिलता है, जिससे आप मंथली सिस्टमेटिक विड्रॉवल ले सकते हो, जिसमें टैक्स का एडवांटेज भी मिलता है। जी हाँ, आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने एक वेबिनार किया था रिटायरमेंट प्लानिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर, जिसमें हमने बैंकिंग एंड पीएसयू डेट म्यूचुअल फंड्स को एक कोर पोर्टफोलियो के रूप में बताया था। तो आइए एकदम साधारण तरीके से समझते हैं बैंकिंग एंड पीएसयू डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसके नाम में ही प्रेषित है। ये या तो बैंक या किसी सरकारी कंपनी या केंद्र सरकार के बॉन्ड्स में निवेश करता है, या तो बैंक या पीएसयू कंपनी के बॉन्ड्स में निवेश करता है। तो साधारण तौर पर आप समझ सकते हो कि इसमें भी आपका पैसा 100% सिक्योर्ड है। ये किस तरीके से अवेलेबल है? ये एक म्यूचुअल फंड के फॉर्मेट में अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड क्योंकि एनएवी ड्रिवन होते हैं, तो एफडी में आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है या सालाना ब्याज मिलता है, बट म्यूचुअल फंड की एनएवी हर दिन पब्लिश होती है, तो इसमें आपको डेली ब्याज मिलता है। एनएवी के रूप में आप बैंकिंग एंड पीएसयू डेट म्यूचुअल फंड में हर रोज ब्याज कमाते हो। तो अगर आपने आज 20 तारीख को निवेश किया और अगर आप 22 तारीख को अपने पैसे इसमें से निकालते हो, तो आपको 2 दिन का ब्याज भी मिलता है। इसमें कोई लॉक इन नहीं होता, तो आप इसमें कभी भी कितना भी पैसा निवेश कर सकते हो और कभी भी कितना भी पैसा निकाल सकते हो। इसी के जरिए आप चाहें तो रिटायरमेंट के बाद एक सैलरी बना सकते हो। रिटायरमेंट से पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको सैलरी देती है हर महीने की 30 तारीख को, और अगर 30 तारीख का दिन छुट्टी का होता है, शनिवार इतवार होता है, तो आपको पता है कि आपकी तनख्वाह 28 तारीख को आ जाती है। बैंकिंग एंड पीएसयू डेट म्यूचुअल फंड में आप सिस्टमेटिक विड्रॉवल सेट कर सकते हो। आज जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों का सिस्टमेटिक विड्रॉल चालू है। और आप जानते हो कि अगर 30 तारीख का दिन शनिवार या इतवार हुआ, तो आपको वो सेट किया हुआ सिस्टमेटिक विड्रॉवल या मंथली तनख्वाह म्यूचुअल फंड से 28 तारीख को मिल जाती है। जितना आपने सेट किया 50,000 रुपया महीना, तो 50,000 रुपया महीना एग्जैक्ट वैल्यू हर महीने के अंत में आपको आपके खाते में मिल जाएगा। क्योंकि ये म्यूचुअल फंड सिर्फ डेट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं जिसमें ब्याज फिक्स्ड है। जो मार्केट में निवेश नहीं करते, तो वोलेटिलिटी नहीं होती। तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मेथड से इंटरेस्ट देने में या सिस्टमेटिक विड्रॉल देने के लिए केपेबल है। एफडी के मुकाबले अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये साधारण तौर पर ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता, लेकिन एफडी में आप अपनी अक्रूड इंटरेस्ट पर भी टैक्स देते हो। डेट म्यूचुअल फंड में आप अक्रूड इनकम पर टैक्स नहीं देते,
जिसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं टैक्स डेफरमेंट। तो उदाहरण के तौर पर अगर आपने एफडी में 1 करोड़ रुपया निवेश किया, तो हर साल आपकी एनुअल इनकम स्टेटमेंट में उसका जो भी इंटरेस्ट है वो अपने आप जुड़ जाता है, भले ही वो इंटरेस्ट आपने कंज्यूम किया हो या नहीं किया हो। आप 5 साल की एफडी भी करोगे तो सालाना इंटरेस्ट आपकी एएएस में जुड़ जाएगा, आप उसके ऊपर टैक्स पे करते हो। म्यूचुअल फंड में अगर आपने 5 साल पैसे रखे तो आपको हर साल अक्रूरल बेसिस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैंने 1 करोड़ रुपए 2025 में निवेश किए, 2026 में मैंने 7 लाख रुपए उस पे कमाए 7% इंटरेस्ट के हिसाब से, लेकिन मैं उसके ऊपर टैक्स नहीं दूंगा। अगर मैं 30% ब्रैकेट में हूं तो मैंने 2,10,000 का जो टैक्स है 7 लाख के ऊपर, उस टैक्स को अपने पोर्टफोलियो में री इन्वेस्ट कर दिया, और अगले 4 साल मैं इसके ऊपर टैक्स फ्री ब्याज कमाऊंगा। दूसरे साल फिर ये 2 लाख, और पहले साल के 2 लाख के ऊपर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कमाते रहूंगा। इसको हम कहते हैं टैक्स डेफरमेंट, जहां पे हम टैक्सेबल वैल्यू को री इन्वेस्ट करके उसके ऊपर एडिशनल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कमाते हैं, जो सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है। किसी भी गारंटीड ऑप्शंस में, हमने गारंटीड ऑप्शंस की 4 निवेश के साधन डिस्कस किए हैं: सीनियर सिटीजन, पोस्ट ऑफिस एमआईएस, पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट एंड बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स। ये चारों गारंटीड कैटेगरी में आते हैं, बट इन चारों के मुकाबले बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स में लिक्विडिटी अनलिमिटेड है। बाकियों में पैसा समय से पहले निकालने में आपको पेनाल्टी लगती है, इसमें पेनाल्टी नहीं लगती। बाकियों में पैसा मंथली या क्वार्टरली कंपाउंड होता है, इसमें आपका पैसा लगभग डेली कंपाउंड होता है। बाकियों से आप सिस्टमेटिक विड्रॉल अपनी इच्छा अनुसार नहीं ले सकते, जो प्री डिफाइंड है वही मिलेगा। यहाँ पे आप अपनी इच्छा अनुसार सिस्टमेटिक विड्रॉल डिफाइन कर सकते हो। सो ऑल इन ऑल, हाईएस्ट लिक्विडिटी, highest safety, highest return, minimum tax. So this is probably the most comprehensive option जो रिटायरमेंट के बाद लोगों को देखना चाहिए अपने कोर पोर्टफोलियो को बनाने के लिए। हम लोग। राहुल जी, संजय बोल रहा हूँ। यस सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू गुड डूइंग? मॉर्निंग। अरे बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग। हाँ राहुल जी, कल या परसों देवदंशी से बात हुई है, हम विल बी मीटिंग, बट सी जस्ट सी एट दिस बैंकिंग एंड पीएसयू एमएफ in यस you know about my portfolio. So यस all three, if I see the XIRR, it is not in the tune of the thing what we thought we are thinking. यस इसको थोड़ा आप कल हम लोग डिस्कस करेंगे लेंथ में। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो हमने कुछ निवेशकों के लिए बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स में बहुत रिसेंटली एक्सपोजर लिया, और बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स में एक वोलेटिलिटी होती है। क्या वोलेटिलिटी है तो होती है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच संजय जी फॉर दिस। एक एक क्वेश्चन मेरा भी है राहुल, ये जो टैक्स डिफरमेंट का बात कर रहा है, कभी ना कभी तो टैक्स देना ही पड़ेगा ना। यस, यू जस्ट डिफरिंग योर टैक्स, बट अल्टीमेटली टैक्स देना ही है। नहीं, अल्टीमेट। इसमें सर ऐसा है, जस्ट मैं इसको रिप्लाई करता हूँ, इफ यू आर नॉट इन 30% व्हेन यू आर ड्राइंग, देन यू विल बी पेइंग अ लेसर अमाउंट। अदरवाइज एफडी में क्या होता है कि आप जिस साल जहां हैं वहां लगेगा, तो डिफर इज से अभी 24 lakhs है, अगला साल अगर 30 हो जाएगा तो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट 6 लाख, नो, अदरवाइज यू विल बी पेइंग अपफ्रंट दिस ईयर। टैक्स डिफरमेंट में जो संजय जी ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मैं एक बार आपको वो बताता हूँ वापस से। टैक्स डिफरमेंट में क्या होता है कि हो सकता है कि आज के दिन आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हो, तो अगर आज के दिन ये इनकम टैक्सेबल हुई तो आप ज्यादा टैक्स पे कर रहे हो। लेकिन डेफरमेंट के जरिए आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि आपको टैक्स कब पे करना है। उदाहरण के तौर पर, आप थोड़ा पैसा मार्च में निकाल लीजिए, थोड़ा पैसा अप्रैल में निकाल लीजिए। 1 महीने के अंदर में आपको बहुत सारा पैसा भी मिल गया, और क्योंकि 2 अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में आपने पैसा निकाला, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बहुत कम हो सकती है। अब मैं आता हूं संजय जी के सवाल पे कि डेट म्यूचुअल फंड में कभी कभी हमने देखा है रिटर्न 6% की जगह पे 5% या 4% भी हो जाता है। ऐसा क्यों? आइए समझते हैं।
डेट म्यूचुअल फंड कहाँ निवेश करता है और उसमें ब्याज किस तरीके से आता है। ये तो हम समझ गए कि नोमेनक्लेचर और मैंडेट के हिसाब से ये किसी सरकारी उपक्रम या सरकारी बैंक या गवर्नमेंट कंपनी के अलावा कहीं निवेश नहीं कर सकते। अब जो इन बॉन्ड्स में ये निवेश करते हैं, किसी किसी बॉन्ड में साल में एक बार ब्याज आता है और ज्यादातर बॉन्ड्स में साल में 2 बार ब्याज आता है, सिर्फ 2 बार। ज्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 6-6 महीने से इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं और ज्यादातर बैंक के बॉन्ड्स सालाना एक बार ब्याज पेमेंट करते हैं। तो अगर आपने आज इस पोर्टफोलियो में निवेश किया, मतलब 20 दिसंबर 2025, तो क्या कल के कल आपको एग्जैक्ट पूरा ब्याज मिलेगा? नहीं। फंड मैनेजर एनएवी को टेंटेटिव ब्याज के हिसाब से एनएवी को एडजस्ट करते चलेंगे। लेकिन जैसे ही 1 साल या 1.5 साल की अवधि पूरी होती है, जैसे ही निवेश करने के बाद 1 या 1.5 साल की अवधि पूरी होती है, तो जितना भी अक्रूड इंटरेस्ट है वो आप एक्चुअली रियलाइज करने लगते हो और आपका रिटर्न जो है वो लगभग गवर्नमेंट सिक्योरिटी से 50 से 75 पैसे एक्स्ट्रा मिलता है। आज के दिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है अराउंड 6.65 6.85 के आसपास। तो आपको बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड में अगर आप आज निवेश करते हो तो लगभग 7% के आसपास का इंटरेस्ट मिलना चाहिए इन अ वेरी लॉन्ग टर्म। So that's the broader perks of banking and PSU debt fund. Highest safety, highest liquidity, tax राहुल advantage is something राहुल very. जी राहुल जी, एक मिनट रुकूंगा रोकूंगा आपको। देन ओके, आई गॉट योर आइडिया कि साल में एक बार आता है, तो सपोज मार्च में आना है तो मार्च के बाद में द XIRR विल बी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, अदरवाइज इट विल नॉट। देन इन दैट केस, particularly for the case of STP, then STP. we should go for only for the liquid fund then, not the banking and PSU। अगर STP कर रहे हैं हम किसी फंड को लेकर के, एक बार लमसम दे दिया और उससे हम STP करते जा रहे हैं, तो मेरा पैसा तो निकलता जा रहा है, उसमें तो हमको नहीं वेरी मिलेगा ना। वेरी नाइस पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट आपने सब तो रेज ये इसको इसको ठीक है, आप जो हो गया हम कल आगे बात करेंगे इस पर, ठीक है ना। आप यू गॉट माय पॉइंट, व्हाट आई किया। वांटेड टू टेल। आई गॉट पॉइंट। ज्यादातर केसेस में जैसा कि सर ने दो बहुत अच्छे सवाल करे हैं और इन सवालों से आप और थोड़े से डेप्थ में जा सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज अ मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट जो बाजार में अवेलेबल बॉन्ड्स में निवेश करता है। हम ज्यादातर इक्विटी में पैसा एक बार में नहीं डालते। इक्विटी में डालने के लिए हम पैसे को बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स में रखते हैं और वहां से पैसा धीरे धीरे 10 महीने में इक्विटी में डालते हैं। ऐसा करने से हम पैसे को स्टैगर कर देते हैं। अब एक यहाँ पे ऑप्शन ये आता है कि हम जो स्टैगरिंग करते हैं वो बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड की जगह पे लिक्विड के जरिए भी कर सकते हैं। नॉर्मली लिक्विड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो बैंक के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या कंपनियों के, प्राइवेट कंपनियों के कॉमर्शियल पेपर में निवेश करते हैं। हम चाहें या ना चाहें, लिक्विड फंड में थोड़ा मे बी 10% 5% क्रेडिट रिस्क तो जरूर होता है। और लिक्विड फंड क्योंकि छोटी अवधि के उपक्रम में निवेश करते हैं, तो उसमें निवेश का जो ब्याज है वो बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड के मुकाबले थोड़ा सा आधा 1% कम होता है। तो उसके मुकाबले अगर हम कम कंपेयर करें तो लंबी अवधि के लिए बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड लिक्विड के मुकाबले 1 नॉच ज्यादा सिक्योर्ड होते हैं, जो कि एक रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हम बात करें 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में, जिस समय मैं स्वयं ग्रेजुएट हुआ था, उस तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस हमने वापस इस फिलोसॉफी में देखी नहीं है। फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर रहे हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुआ था तब लिक्विड फंड भी थे बाजार में और बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड भी थे बाजार में। उस क्राइसिस के दौरान लिक्विड फंड्स में क्रेडिट रिस्क हुआ, लोगों के पैसे डूबे, क्योंकि लिक्विड फंड्स ने जिन किसी प्राइवेट उपक्रम को पैसे दिए थे उसमें नेगेटिव रिटर्न आया, तो कैपिटल डूबी। जब हम बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड में निवेश कर रहे हैं तो हमारी पहली और प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कैपिटल की सेफ्टी। उस एपिसोड में जब हम बात कर रहे हैं एक
ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की, जो कभी दरवाजे पर दस्तक दे करके नहीं आती, उस सिनेरियो में बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड में आपकी एनएवी नेगेटिव नहीं जाती या आपको नुकसान नहीं होता, कैपिटल लॉस या डिफॉल्ट या क्रेडिट रिस्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि सारे सब सरकारी उपक्रम हैं। एक और उदाहरण आपके सामने रखता हूं। फिलहाल जब कोविड हुआ तो अप्रत्याशित थी वो घटना, और ज्यादातर एमएसएमई कंपनियों को सरकार ने मुआवजा दिया या उनके लोन के ऊपर एक एक जेस्टेशन पीरियड दिया। लेकिन कोविड के दौरान किसी भी सरकारी कंपनी के बॉन्ड में ना तो इंटरेस्ट का डिफॉल्ट हुआ, ना प्रिंसिपल का डिफॉल्ट हुआ। इसीलिए एज अ प्रिंसिपल, क्योंकि हम 99% सिर्फ सरकारी उपक्रम से निकलने वाले सरकारी कर्मचारियों के साथ काम करते हैं, जो कि रिटायर्ड कैटेगरी में है, हम एक आध परसेंट कम इंटरेस्ट से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम क्रेडिट रिस्क से एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। So I hope with the help of Sanjay ji's this point, you would have got one more level of depth into banking and PSU debt fund. आइए आगे बढ़ते हैं अगले उपक्रम की ओर या अगली कैटेगरी की ओर, जिसमें हम आते हैं थोड़े से एग्रेसिव ऑप्शंस की तरफ। आज के दिन बाजार में आप प्राइवेटली अवेलेबल बॉन्ड्स में भी निवेश कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आज के दिन अवेलेबल बहुत सारे बॉन्ड्स जो मार्केट में है, कॉर्पोरेट बॉन्ड जिन्हें हम कहते हैं या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जिन्हें हम कहते हैं, एक ही बात है, वो अवेलेबल है। आप देखेंगे अलग अलग नाम है। पहला नाम है यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दूसरा नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये दोनों नाम से आप परिचित हैं और इनके बॉन्ड्स में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन इन बॉन्ड्स में जब आप स्वयं निवेश करने जाते हो तो मिनिमम 10 लाख रुपए का एक बॉन्ड मिलता है। तो या तो आप एक बॉन्ड लीजिए या दो लीजिए या तीन लीजिए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की जो राशि है वो 10 लाख के मल्टीपल में आती है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी आते हैं, जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक का बॉन्ड है, आसाम का स्टेट डेवलपमेंट लोन है। ये भी 10 लाख रुपए के मल्टीपल में आते हैं या 1 लाख रुपए के मल्टीपल में आते हैं। अब इसके बाद आते हैं कुछ प्राइवेट कंपनियां, जैसे अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस है। ये मार्केट में अवेलेबल है ऑब्वियसली, क्योंकि ये प्राइवेट एंटिटी है। तो सरकारी बॉन्ड जहां 5.2% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, वहां पर ये 8.5% का इंटरेस्ट दे रही है। लेकिन फर्क क्या है? सरकारी बॉन्ड की रेटिंग क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल ए होती है, इनकी रेटिंग डबल ए है। तो रेटिंग एक नॉच नीचे। रेटिंग का सीधा सीधा अर्थ है, रेटिंग जितनी कम, क्रेडिट रिस्क उतना ज्यादा। उसी में आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक कसोमत्तम फाइनेंस करके कंपनी है। इसके बॉन्ड में आप देखेंगे 9.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 9.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ज्यादातर निवेशक सोचते हैं कि सरकारी बॉन्ड में 5% कमाने की जगह मैं यहाँ पे 9.5% कमाऊं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी दुविधा है। सरकारी बॉन्ड में 5% गारंटीड है। आपने 1 करोड़ रुपया निवेश किया तो आपको 5 लाख रुपया या 6 लाख रुपए का ब्याज हर साल मिलता रहेगा। कसोमत्तम फाइनेंस में आपने निवेश किया तो हो सकता है कि पहले साल आपको 9.5% का ब्याज मिले। अगले साल अगर इस कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, क्रेडिट रिस्क में चली गई, तो आपकी जमा की हुई मूल राशि 1 करोड़ पूरी जीरो हो जाएगी। ध्यान से सुने, इक्विटी शेयर बाजार में शेयर के दाम कम होने से आपके निवेश की राशि 1 करोड़ से घटकर 90 लाख हो सकती है, 80 लाख हो सकती है। लेकिन बॉन्ड बाजार में, फिक्स्ड इनकम बाजार में, क्रेडिट इवेंट होने के बाद आपकी जमा की हुई मूल राशि 1 करोड़ से 90 या 80 पे नहीं आती, सीधे जीरो पे आती है। देयर इज नो स्पेस इन बॉन्ड बिटवीन 0 and 1 करोड़। या तो कसोमत्तम फाइनेंस आपको हर साल 9.5% ब्याज देगा या फिर कुछ नहीं देगा। देयर इज नो मिडिल पाथ। इसीलिए बॉन्ड मार्केट में निवेश करने से पहले
ज्यादा शोध करने की, ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है। और बॉन्ड मार्केट में ज्यादातर प्राइवेट क्रेडिट इस तरीके के होते हैं जिनकी बैलेंस शीट आप आसानी से अवेलेबल नहीं होती है, या अगर अवेलेबल है तो आप पढ़ नहीं सकते। हम सब हिंदुस्तान में पले बड़े हैं, हम सब जानते हैं बैलेंस शीट और चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम किस तरीके से काम किया जाता है। बैलेंस शीट की ड्रेसिंग से हम सब वाकिफ हैं। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा नुकसान झेलने वाली कंपनी बनी। क्यों? क्योंकि वो विदेशी कंपनी थी, भारतीय बाजार के बॉन्ड्स में निवेश कर रही थी, और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बैलेंस शीट ड्रेसिंग उसके समझ में नहीं आई। और उसके वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत सारे रिटेल निवेशकों ने प्राइवेट क्रेडिट में इस तरीके के बॉन्ड्स में अपने हाथ चलाए। रिटायर होने के बाद हमारा मानना है, हमारी बायसनेस ये है कि आपको इस तरीके के क्रेडिट में 2-3% के एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के लिए अपनी कैपिटल को रिस्क पे नहीं डालना चाहिए। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो रिस्क सीधा इक्विटी में लें। डेट में रिस्क लेने का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होता, क्योंकि अपसाइड लिमिटेड है, डाउनसाइड अनलिमिटेड है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? इतने सारे बॉन्ड्स में अलग अलग निवेश करना, निवेश की राशि भी ज्यादा, और शोध करना, रिसर्च करना, क्रेडिट को इवैल्यूएट करना भी मुश्किल है। तो इसके लिए और ऑप्शंस भी कम नहीं है। मैंने तो आपके सामने स्क्रीन पे कुछ 7-8 ऑप्शन ही दिखाए हैं। आज के दिन लगभग 78 बॉन्ड्स लिस्टेड हैं बाजार में, जिसमें से आपको चूज करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इन ऑप्शंस से निकलने का या इन ऑप्शन से डील करने का एक तरीका है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। इन सारों को एक पैकेट में डाल करके एक डेट म्यूचुअल फंड बनाया जाता है। एक डेट म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर रिसर्च करता है, क्रेडिट इवैल्यूएट करता है, और फिर इन्हीं बॉन्ड्स में निवेश करता है। तो हमारा ये मानना है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दीज ऑप्शंस जिसमें लिक्विडिटी कम, रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन रिस्क भी ज्यादा और टैक्स भी ज्यादा, तो इसके मुकाबले एक डेट म्यूचुअल फंड जिसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा, रिटर्न मॉडरेट, और रिस्क बहुत कम हो जाता है आपका, और टैक्स भी बहुत कम हो जाता है। तो रिस्क रिवॉर्ड मैट्रिक्स पर एक डेट म्यूचुअल फंड इंडिविजुअल बॉन्ड्स के मुकाबले ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा ज्यादातर कंपनियों की ट्रेजरीज अपने पैसे को डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करती है, ना कि इंडिविजुअल बॉन्ड्स में। क्योंकि इंडिविजुअल बॉन्ड्स में अगर आपने आज निवेश किया तो कल के कल पैसा नहीं निकाल सकते। ट्रेजरी या शॉर्ट टर्म पैसे के लिए आपको पैसा आज निवेश करना है, और हो सकता है कल या परसों उसकी वापस जरूरत पड़े, तो आपको कभी भी पैसा निकालने की आवश्यकता हो सकती है। रिटायरमेंट के बाद आपका पैसा ही आपकी सक्षमता है। अब जब आपका सिंहासन नहीं रहा, आपकी कुर्सी नहीं रही, आपका ओहदा नहीं रहा, तो जो आपकी जमा पूंजी आपके कंट्रोल में है वही आपकी सक्षमता है। ये इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, जब आप कभी भी अपने पैसे को टच करके निकाल सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज में, यूलिप्स में, डायरेक्ट बॉन्ड्स में या प्रॉपर्टी में निवेश किया हुआ पैसा आप लिक्विड नहीं कर सकते रातों रात। डेट म्यूचुअल फंड का पैसा आप रातों रात किसी भी आकस्मिक इवेंट के लिए लिक्विडेट करके खड़ा कर सकते हो। ये एक पहलू है जिन्हें आप ध्यान में रखें निवेश करने से पहले। तब तक हमने डिस्कस किए गारंटीड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अब मैं आज पहली बार आप लोगों के आगे कुछ नए निवेश के साधन डिस्कस करने जा रहा हूं, जैसे कि आर्बिट्राज फंड्स, बैलेंस एडवांटेज फंड्स। आर्बिट्राज फंड्स, बैलेंस एडवांटेज फंड्स जनरली हम अपने निवेशकों को रिकमेंड नहीं करते, बट जो जिन निवेशकों के पास या जो आज हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं जिनके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या निवेश सलाहकार नहीं है, वो लोग जो स्वयं निवेश करते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा साधन हो सकता है। कैसे? आइए देखते हैं। अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं, अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं और आप डेट म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश नहीं करना चाहते, क्योंकि आप टैक्स डेफर नहीं कर सकते, क्योंकि
आपको 1 करोड़ रुपया निवेश करना है, लेकिन ये पैसा आपको 6 महीने के अंदर वापस चाहिए। ये बहुत एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। आप रिटायर्ड हैं, आप रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते और आप छोटी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं। सो आप रिटायर्ड हैं, आप कंजर्वेटिव हैं, आप कम समय, 1 साल से कम समय के लिए या 1 साल के लिए या 15 महीने के लिए निवेश करना चाहते हैं और आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आर्बिट्राज फंड सूटेबल है। क्यों? आर्बिट्राज फंड क्या करता है? कैश मार्केट में शेयर्स खरीदता है, फ्यूचर मार्केट में उसे बेच देता है। साधारण तौर पर बताएं तो दिल्ली में छोटी सब्जी मंडी और सदर बाजार 2 बड़ी मंडियां हैं। मैं एक व्यापारी हूं, मैंने छोटी सब्जी मंडी से 15 टन टमाटर उठाए 80 रुपए के भाव में, और उसी 15 टन टमाटर को मैं सदर बाजार में 82 रुपए में बेच आया। ध्यान से सुनिए आप मेरी बात, मैंने एक बाजार से सामान उठाया और दूसरे बाजार में उसे बेच दिया। मैंने पहले बाजार से सामान उठाने से पहले दूसरे बाजार में बेचने की जो वैल्यू थी वो तय कर ली थी कि भाई उधर सदर बाजार से मुझे पास 15 टन की डिमांड थी, प्राइस फिक्स था 82 रुपए, तब मैंने यहाँ पर 15 टन 80 रुपए पे प्रोक्योर किया। तो मेरा कोई रिस्क नहीं, मैंने यहाँ से माल खरीदा और यहाँ बेच दिया। आर्बिट्राज फंड कुछ ऐसा ही करते हैं, एक इंडेक्स से खरीदते हैं दूसरे पर बेचते हैं, या कैश मार्केट में खरीदते हैं फ्यूचर्स में बेचते हैं। उनकी कोई ओपन पोजीशन या डायरेक्शनल पोजीशन नहीं होती, इसलिए मार्केट के उतार चढ़ाव से आर्बिट्राज फंड को कोई रिस्क नहीं होता। तो इट इज लाइक अ लिक्विड फंड। लेकिन लिक्विड फंड या डेट फंड में अगर आप निवेश करते हो तो जो आप ब्याज कमाते हो 5 या 6%, उस पे आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में अगर हो तो 30% टैक्स देते हो। उसकी जगह पे अगर आप 1 साल से ज्यादा और 2 साल से कम के लिए निवेश करते हो 1 करोड़ रुपया, तो आर्बिट्राज फंड से भी आप 6 या 7% कमा सकते हो। लेकिन आर्बिट्राज फंड में आप स्लैब रेट की जगह पे इक्विटी का 12.5% का टैक्स देते हो। तो ये एक बहुत स्पेसिफिक निवेश का साधन है, कुछ स्पेसिफिक समस्याओं के समाधान के लिए। जो निवेशक रिटायर हो रहे हैं, रिटायर होने के बाद, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग हैं जो रिटायर होने के बाद भी सेवा में हैं, सीनियर कंसल्टेंट या एडवाइजर के तौर पर आपको अभी भी तनख्वाह आ रही है और आप अभी भी हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है। और अगर आप अपनी बिटिया की शादी के लिए, घर के रेनोवेशन के लिए 1-2 साल के लिए कुछ पैसा अलग से रखना चाहते हैं 6-7% के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए, मतलब आपकी आपकी धनराशि तय है और पीरियड भी तय है, 1 साल से ज्यादा और 2 साल से कम, तो आप आर्बिट्राज फंड्स को इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें ब्याज उतना ही कमाएंगे 6-7%, लेकिन टैक्स आपका 30% की जगह पे 12.5% लगेगा। जो हमारे साथ निवेश करते हैं उनके लिए हम यहाँ पे कुछ और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम स्पाउस के पैन कार्ड का या उसको इनकम को क्लबिंग करके पैसे निवेश करते हैं, जिसमें हम 12.5% की जगह पे 0% टैक्स पे ले आते हैं। बट दैट्स अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। ये एक ऐसा शस्त्र है जो उनके लिए लाभदायक है जिनके पास वो उस तरीके की रणनीति तैयार करने के लिए एक निवेश सलाहकार नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। आर्बिट्राज फंड्स आपको समझाने में मैं शायद सफल हुआ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड व्हीकल है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए ये फिट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड जैसा नाम है, बैलेंस, ये एक बैलेंस तय करता है डेट और इक्विटी के बीच में। ज्यादातर निवेशक जिनके लिए हम सलाहकार हैं, हम उनके पोर्टफोलियो में डेट और इक्विटी का समन्वय उनके पोर्टफोलियो के आधार पर तय करते हैं। जो पैसा लंबी अवधि के लिए डाल सकते हैं उसे हम इक्विटी में डाइवर्सिफाई करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, गोल्ड एंड ग्लोबल में। जो पैसा कोर पोर्टफोलियो बनाना है उसे हम डेट म्यूचुअल फंड्स में रखते हैं। लेकिन जिनके पास निवेश सलाहकार नहीं है, जो ये निर्धारित नहीं कर सकते कि मुझे कितना पैसा इक्विटी में रखना है, कितना पैसा डेट में रखना है, उनके लिए ये एक रेडीमेड साधन है। इस रेडीमेड साधन में
फंड मैनेजर डिसाइड करता है कितना परसेंट इक्विटी, कितना परसेंट डेट। एंड इस पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट ये एक तरीके से खिचड़ी है। जब आप बूढ़े हो गए हो और आप अलग अलग सब्जियां, दाल चावल अलग अलग उसकी पाचन करने की आपकी शक्ति कम हो गई है, तो खिचड़ी बनाई जाती है जिसमें दाल चावल सब्जियां एक साथ डाल करके उसे थोड़ा ज्यादा पकाया जाता है ताकि आप उसे आराम से खा सको। तो बैलेंस एडवांटेज फंड एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, आप मेरी बात को कहीं और ना ले जाए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक खिचड़ी की तरह है जो एक फंड मैनेजर रेडीमेड करके आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए फिट करके दे रहे हैं, जिसमें इक्विटी डेट का एक समन्वय, एक मिक्स होता है। तो रिटायरमेंट के ये दो थोड़े से बैलेंस्ड ऑप्शंस हैं, आर्बिट्राज फंड्स और बैलेंस एडवांटेज फंड, जिनमें आप निवेश कर सकते हो। जब रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं और नेशनल पेंशन स्कीम का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गए दिन जो आए चेंजेस नए, उसमें नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ नए चेंजेस प्रपोज किए गए, जिसमें से एक मेजर चेंज जो ये है कि अब तक आप नेशनल पेंशन स्कीम से मिनिमम 40% एन्युटी लेना अनिवार्य था। इस नए बदलाव के बाद अब आप 40% की जगह मिनिमम 20% एन्युटी लेना अनिवार्य हो गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप रिटायर हो रहे हो तो रिटायर होने के बाद आपको 20% की एन्युटी जब भी आप लेना चाहो, रिटायर होते ही तुरंत नहीं, जब भी आप लेना चाहो आपको 20% की एन्युटी लेनी ही पड़ेगी। पहले 40% की एन्युटी लेनी अनिवार्य थी, आज 20% की एन्युटी अनिवार्य है। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? ऐसा करने से ये फायदा हुआ क्योंकि एन्युटी जब आप लेते थे तो एन्युटी की रकम, सपोज आप 1 करोड़ रुपए लेकर के रिटायर हुए, 40 लाख रुपए की जो एन्युटी आपने खरीदी वो रकम अब आपकी नहीं है। 40 लाख रुपए की जो आपने एन्युटी ली वो इंश्योरेंस कंपनी को दे दी जाती है, उसके बदले में 6% के हिसाब से महीने का 20-22 हजार रुपए की या 25 हजार की पेंशन आपकी बन जाती है। लेकिन वो 40 लाख रुपए का मूलधन आप छू नहीं सकते, वापस नहीं मांग सकते। वो आपके बाद अगर आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन चुना है तो आपके बाद आपके परिजनों को ही वो 40 लाख रुपया मिलता है। इस नए बदलाव के बाद अब आप उस 40 लाख की जगह पे चाहो तो 20 लाख की एन्युटी ले सकते हो। हम एनपीएस को एक यूनिक तरीके से यूज करते हैं, हमने एनपीएस की एक यूनिक रणनीति बनाई है और वो मैं आपके साथ आज फिर साझा करता हूं। कुछ लोगों ने इसको इस्तेमाल भी किया है क्योंकि एनपीएस एकमात्र ऐसा साधन है इस नए भारत में, इस नए भारत में एनपीएस एकमात्र ऐसा साधन है जिसमें रिटायर होने के बाद जब तक आप पैसा रखते हो, 60 के बाद 65, 70, 75, तब तक टैक्स नहीं देना पड़ता। ये सिर्फ एकमात्र साधन है। रिटायर होने के बाद अगले दिन से आपका प्रोविडेंट फंड टैक्सेबल है, सीनियर सिटीजन्स के आने वाली इनकम टैक्सेबल है, पोस्ट ऑफिस एमआईएस से आने वाली इनकम टैक्सेबल है, डेट फंड से आने वाली इनकम स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल है, सब कुछ टैक्सेबल है। ये एकमात्र साधन है नेशनल पेंशन स्कीम जिसमें आप बाजार, शेयर बाजार में निवेश करके जीरो टैक्स एंजॉय कर सकते हो। एक स्ट्रैटेजी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हम ज्यादातर क्या करते हैं, रिटायर होने के बाद नेशनल पेंशन स्कीम को टच नहीं करते। रिटायर होने के बाद अगर आपकी कहीं से कंसल्टेंसी फीस आ रही है, अगर आपकी कहीं से पेंशन आ रही है, अगर आपकी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से इंटरेस्ट आ रही है, अगर आपका रेंटल आ रहा है, अगर आपके पास प्रोविडेंट फंड के पैसे मिले हैं, तो आप उन्हें से अपनी दिनचर्या मेंटेन करें, एनपीएस को ना छुएं। अगर आप 60 साल की उम्र पे 1 करोड़ एनपीएस लेके रिटायर होते हो और अगर आप एनपीएस को 6 साल के लिए एज इट इज छोड़ देते हो तो 6 साल में आपका नेशनल पेंशन स्कीम का पोर्टफोलियो डबल हो जाएगा। 1 करोड़ का कॉर्पस 2 करोड़ बन जाता है
और एडिशनल कमाए हुए 1 करोड़ एनपीएस में कंप्लीटली टैक्स फ्री है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। रिटायर होने के बाद एनपीएस एक ऐसा साधन है जिसमें आप लगभग 9 से 12% कमा सकते हो, कंप्लीटली टैक्स फ्री। सो दिस इज अ वेरी यूनिक व्हीकल। हम ज्यादातर निवेशकों को यही राय देते हैं, रिटायर होने के बाद जब तक आवश्यकता नहीं है एनपीएस को ना छुएं। एनपीएस को छूते ही टैक्स लगना चालू हो जाएगा। मान लीजिए आप 60 की उम्र पे रिटायर हुए, 1 करोड़ एनपीएस का कॉर्पस लेकर के, 66 की उम्र तक आपने एनपीएस को टच नहीं किया, 1 करोड़ बन गया 2 करोड़। अब आपको पैसे की जरूरत है तो आपको एनपीएस से एन्युटी लेनी पड़ेगी। इस समय अगर आप 20% यानी 2 करोड़ का 20% 40 लाख रुपए से एन्युटी लेते हो तो 40 लाख रुपए के ऊपर लगभग 5.5 से 6.5% एन्युटी रेट के हिसाब से महीने का 20 से 25 हजार के बीच की आपकी एन्युटी बन जाएगी। बाकी बचा हुआ 80 लाख, ध्यान से सुने, 60 की उम्र पे रिटायर हुए 1 करोड़, 66 की उम्र पे एनपीएस को पहली बार टच किया, 40 लाख रुपए की एन्युटी ले ली। बाकी बचा हुआ पैसा बाकी बचा हुआ पैसा 1 करोड़ 60 लाख एनपीएस से मत निकालें, एनपीएस के अंदर ही रहने दें। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? जब आप एनपीएस से पैसा विड्रॉ करते हो तो इस तरीके की स्क्रीन आती है आपके सामने। आप उसमें एन्युटी के ऑप्शन चूज करते हो, आप एग्जिट का ऑप्शन चूज करते हो। एग्जिट के टाइम सिर्फ इतना लिखें, मुझे 20% एन्युटी वाले पैसे से एग्जिट करना है। जो बैलेंस है उसमें 0 डाल दें तो वो पैसा फंड मैनेजर के पास पड़ा रहेगा, वो वही ग्रो होता रहेगा। एनपीएस में सिस्टमेटिक विड्रॉवल का साधन भी है। बाकी बचा हुआ 1 करोड़ 60 लाख में से आप हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल सकते हो। वहां बाकी बचा हुआ पैसा ग्रो होता रहेगा। जो पैसा आप निकाल रहे हो वो आपके नॉन टैक्सेबल पोर्शन का पार्ट है। उसमें से जब भी आप पैसा निकालोगे लगभग कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहाँ एक छोटी सी त्रुटि है, वो ये है कि 40% एन्युटी अवेलेबल है टैक्स फ्री, 60% लमसम टैक्स फ्री है। नए रूल के हिसाब से अगर आप 20% एन्युटी लेते हो तो बाकी 80% में से 20% पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, परंतु वो कब और कैसे कैलकुलेट होगा ये कोई नहीं जानता। इनकम टैक्स के रूल्स में कहीं कहीं थोड़े थोड़े लूप होल्स हैं और इनका आप कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा बेनिफिट ले सकते हो। सो दिस इज हाउ वी यूज एनपीएस टू मेक योर अक्षय पात्र। इस तरीके से एनपीएस से आप एन्युटी भी ले सकते हो जो कि आपकी 12 लाख की इनकम के अंदर अंदर आ जाए तो वो टैक्स फ्री, और लमसम विड्रॉल भी ले सकते हो जो कि फिर से टैक्स फ्री है। यू कैन एंजॉय एन इनकम ऑफ 2-3 लाख रुपीज फ्रॉम एनपीएस पर मंथ टैक्स फ्री। ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, एब्सोल्युटली। आज के डिस्कशन में इतना ही। अब मैं ओपन करता हूँ फोरम। अगर आपके कुछ भी सवाल हैं आज तक हमने जो कुछ डिस्कस किया उसके ऊपर में, तो उन सवालों के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। आने वाले शनिवार 27 तारीख को हम डिस्कस करेंगे इन्हीं साधनों को कैसे आप ऑटोमेटिक और मैनुअल में चूज कर सकते हो। जैसे हमने एनपीएस का एक उदाहरण दिया, अगले शनिवार 27 तारीख को हम इन साधनों से कस्टम पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेंगे। हम आपको एक ऐसा टूल किट देंगे, उस टूल किट के जरिए आप अपनी महीने की जो भी खर्चा है, अगर आपका महीने का खर्चा 1 लाख है तो वो साधन आपको बता देगा कि 1 लाख रुपए आपको किन किन साधनों से लेना चाहिए कि जिससे आपका कैपिटल ग्रो होता रहे, टैक्स जीरो रहे, टैक्स जीरो रहे। मैं जानता हूं कुछ लोगों को जिनकी टोटल इनकम 12 लाख से कम है लेकिन फिर भी वो 15% टैक्स दे रहे हैं, और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिनकी टोटल इनकम साल की 30 लाख रुपए है लेकिन उनकी टैक्स लायबिलिटी अभी भी जीरो है। रिटायरमेंट के बाद ज्यादा इक्विटी में या ज्यादा रिस्कियर ऑप्शन में निवेश करना शायद मुनासिब नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद टैक्स बचाना बहुत साधारण तरीका है टैक्स बचाने का। और अगले शनिवार को हम इन्हीं साधनों से एक
टैक्स एफिशिएंट प्लान बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए जो यहाँ दिए गए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के जरिए रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। फोरम ओपन है,